नमस्ते। पर्यायवाची शब्द, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लंबी लंबी लिस्ट्स और रट्टा मारना, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन्हें रटने की जरूरत ही नहीं है? जी हाँ, आज हम देखेंगे कि इन्हें समझने का एक बहुत ही मजेदार और लॉजिकल तरीका भी है। तो चलिए साथ मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम पर्यायवाची शब्द सीखने बैठते हैं, हमारे सामने आ जाती हैं ऐसी लंबी लंबी लिस्ट्स। मतलब सिर्फ सूर्य के लिए ही इतने सारे नाम, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, बाप रे। और जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये किसी पहाड़ से कम नहीं लगता है कि बस रटते जाओ। पर सवाल ये है कि क्या रटना ही अकेला रास्ता है? क्या कोई स्मार्ट तरीका नहीं हो सकता? क्या हो अगर भाषा के अंदर ही कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे हों जो इन शब्दों को याद करना बिल्कुल आसान और इंटरेस्टिंग बना दे? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। ओके, तो उन सीक्रेट्स पर जाने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, है ना, कि आखिर ये पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं और ये दूसरे मिलते जुलते शब्दों से अलग कैसे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलो सबसे पहले तो इस शब्द पर्यायवाची को ही तोड़कर देखते हैं। ये बना है दो शब्दों से। पर्याय मतलब वैसा ही, सेम टू सेम टाइप, और वाची मतलब बोलने वाला या बताने वाला। तो पर्यायवाची शब्द मतलब वो शब्द जो एक जैसा मतलब बताएं। सिंपल। अब यहाँ एक बहुत मजेदार चीज आती है। हम सब ने पर्यायवाची और समानार्थी ये दोनों शब्द सुने हैं, और सच कहूं तो हम इन्हें एक ही मानकर यूज भी कर लेते हैं। लेकिन इनके बीच एक बहुत छोटा सा पर बड़ा जरूरी फर्क है। इसे समझ लिया तो भाषा की समझ और गहरी हो जाएगी। तो फर्क क्या है? देखिए, बहुत आसान है। समानार्थी मतलब एक शब्द का सीधा सीधा मतलब। जैसे कोई पूछे इस शब्द का मीनिंग क्या है, और आप एक शब्द में जवाब दे दें, 1 to 1। पर पर्यायवाची मतलब इस चीज को और क्या क्या कह सकते हैं, और फिर आप पूरी लिस्ट गिना देते हैं। ये फर्क है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई पूछे अश्व का मतलब क्या है, तो जवाब है घोड़ा। तो अश्व और घोड़ा हो गए समानार्थी, ठीक। लेकिन अगर सवाल ये हो कि घोड़े के लिए और कौन कौन से शब्द हैं, तब जो लिस्ट आएगी ना, घोटक, बाजी, है, तुरंग, ये सब है पर्यायवाची। अब क्लियर हुआ? तो चलिए अब आते हैं मेन पार्ट पर, वो हिस्सा जिसका शायद सबको इंतजार था। अब हम कुछ ऐसे सीक्रेट पैटर्न्स देखने वाले हैं जो पर्यायवाची याद करने का तरीका ही बदल देंगे। और ये कोई जादू टोना नहीं है, ये भाषा के अंदर ही छिपा हुआ एक खूबसूरत लॉजिक है। पहली ट्रिक तो बहुत ही सिंपल है, बस जेंडर बदलना है। मतलब कोई भी पुल्लिंग शब्द लीजिए, जैसे पुत्र। अब इसके आखिर में बस आ या ई की मात्रा लगा दीजिए, तो पुत्र का बन गया पुत्री और सुत का बन गया सुता। हो गया ना बेटी का पर्यायवाची तैयार। और ये सिर्फ एक दो शब्दों की बात नहीं है, ये पैटर्न बहुत कॉमन है। देखिए, बेटा से बेटी, तनुज से तनुजा, आत्मज से आत्मजा, बस आखिर में एक मात्रा और नया शब्द तैयार। ये सब के सब पुत्री के ही तो पर्यायवाची हैं। ओके, अब तैयार हो जाइए सबसे पावरफुल ट्रिक के लिए। एक ऐसी ट्रिक जो एक शब्द से 3 अलग अलग चीजों के पर्यायवाची बना देगी। और इस सब की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल चीज से, पानी। तो रूल ये है, पानी का कोई भी पर्यायवाची शब्द उठाइए, जैसे जल, नीर, वारी। अब इसके आखिर में जोड़ दीजिए ज। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो जल प्लस ज बन गया जलज, मतलब जल में जन्म लेने वाला। क्या होता है? कमल, है ना कमाल। ऐसे ही नीर से नीरज, वारी से वारिज, सब कमल के नाम हैं। अब दूसरा स्टेप, उन्हीं पानी वाले शब्दों के आखिर में ज की जगह लगा दीजिए द। द का मतलब होता है देने वाला। तो जल प्लस द बन गया जलद, मतलब जल देने वाला। कौन देता है जल? बादल। तो जलद, नीरद, वारिद, ये सब बादल के पर्यायवाची बन गए। और अब तीसरा और आखिरी स्टेप, अब लगाइए धी। धी मतलब धारण करने वाला या खजाना। तो जल प्लस धी बन गया जलधि, मतलब जल का खजाना। क्या है वो? समंदर। तो जलधि, नीरधि, वारधि, ये सब सागर के पर्यायवाची हैं। सोचिए जरा, एक पानी शब्द से हमने कमल, बादल और समंदर तीनों के पर्यायवाची बना लिए। कितना लॉजिकल है सब कुछ। और मजे की बात यह है कि ये लॉजिक सिर्फ पानी तक ही नहीं रुकता। ये जो वर्ड मैथ्स है ना, ये हिंदी में कई जगह काम करता है। एक बार ये लॉजिक समझ आ गया ना, तो शब्दों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
जैसे रात के पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। अगर हम निशा यानी रात के साथ पति यानी स्वामी जोड़ दें तो बनता है निशापति। रात का स्वामी कौन है? चांद, बिल्कुल सही। पर अगर इसी निशा के साथ हम चर यानी घूमने वाला जोड़ दें तो बन जाता है निशाचर, रात में घूमने वाला, मतलब राक्षस। देखा, एक शब्द बदलने से मतलब कैसे बदल गया। और ये तो और भी मजेदार है। हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से यम और यमुना दोनों सूर्य के बच्चे माने जाते हैं। और कमाल देखिए, ये बात हमारे भाषा में भी दिखती है। रवि मतलब सूर्य, उसमें तनय यानी बेटा जोड़ दें तो बनता है रवि तनय, जो यम का एक नाम है। और रवि में तनिया यानी बेटी जोड़ दें तो बनता है रवि तनया, जो यमुना नदी का नाम है। कितना गहरा करेक्शन है। तो ये रही एक तरह से हमारी मास्टर चीट शीट। हमने जितने भी कमाल के पैटर्न्स देखे वो सब यहाँ एक जगह पर है। पानी, रात, सूर्य, इन बेसिक शब्दों से कितने सारे नए शब्द बन रहे हैं। यही तो है भाषा की खूबसूरती, इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि पर्यायवाची शब्दों की दुनिया सिर्फ रट्टा मारने वाली दुनिया नहीं है। असल में ये तो पैटर्न्स को पहचानने और शब्दों के बीच का कनेक्शन समझने का खेल है। और हाँ, ये सिर्फ जानने के लिए अच्छी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। जो लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उनमें 3 से 4 सवाल सीधे सीधे पर्यायवाची पर आते हैं। और अगर ये पैटर्न पता हो तो न सिर्फ टाइम बचता है बल्कि जवाब भी एकदम सही होता है। तो अगली बार जब भी कुछ नया सीखे, चाहे कोई भाषा हो या कोई और सब्जेक्ट, सिर्फ फैक्ट्स को रटने में मत लग जाइएगा। थोड़ा रुक कर उसके अंदर के पैटर्न्स को, उसके लॉजिक को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए, तब सीखना बोझ नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन जाता है। हमारी भाषा ऐसे ही न जाने कितने छिपे हुए पैटर्न्स और लॉजिक से भरी पड़ी है, बस उन्हें खोजने की देर है। अब सवाल ये है कि अगली चीज़ जो हम सब मिल के खोजेंगे वो क्या होगी?